नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, जो इकोनॉमी है अपना है, इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता होगा जो अपना 2026 है, इसके लिए 10,000 MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आज हम लोगों का क्या इकोनॉमी का टर्न है, तो इकोनॉमी की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, इतने सारे जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस की थी। जिन्होंने अभी तक की इस वाली वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख लेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से जो अपना लास्ट क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या है, लास्ट जो क्वेश्चन था हम लोगों ने कल जो उस दिन मैं छोड़ा था, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, जो छोड़ा था उसके आगे का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। यानी कि अगर आप बिक्री कर है वो किस प्रकार का कर है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। तो आप लोगों को पता होगा जो टूथपेस्ट द्वारा खरीदते समय आप कर लगाते हैं वो एक तरीके से बिक्री कर, जो कि हमारे राज्य सरकारों को द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर होता है। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सांविधिक देयताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते हैं। यानी कि जो पद हैं जो कभी कभी समाचारों में आते हैं, ये आखिर हैं क्या, इनका प्रयोग किसके संबंध में होता है। बैंक कार्य, कौशल युद्ध, कृषि उत्पाद हेतु पूर्ति एवं मांग, संचार नेटवर्क। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना इजीली आप इसको आराम से कर सकते थे। केवल आपको क्या है, जो टर्मिनोलॉजी है, केवल अगर आपने टर्मिनोलॉजी को सुना भी हो कि किस सब्जेक्ट की है, तो आप आराम से पहुंच सकते थे कि बैंक जो कार्य है उसमें सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, निवल मांग और सावधिक देयता यानी कि टाइम डिपॉजिट जो होता है या फिर टाइम लाइबिलिटी जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा लिख गया था तो मैंने इसको साफ कर दिया अभी। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाते बनाते हैं। तो खाली चालू खाता कौन कौन से बनाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो होते हैं, एक होता है हमारा चालू खाता, एक होता है हमारा पूंजी खाता। तो चालू खाते में कौन कौन सा आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होगा जो आपका SDR होता है यानी कि विशेष आहरण अधिकार, वो हमारे किस में आता है, कैपिटल में आता है। तो यानी कि हमारा 4 वाला तो नहीं हो सकता, तो 4 केवल एक में ही है, इसका मतलब एक ही कटा केवल। और व्यापार संतुलन, तो आप लोग जानते होंगे बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है वो हमारे क्या होता है, चालू खाते में आता है। तो इसका मतलब एक तो आएगा, यानी कि हमारा B वाला भी कट गया। और विदेशी परिसंपत्तियाँ भी हमारे क्या आता है, पूंजीगत खाते में आता है। तो इस प्रकार से हमारा 2 वाला भी कट गया। और इस प्रकार से हमारे पास क्या 1 और 3 आंसर बचा। जो आदर्श संतुलन होते हैं वो हमारे चालू खाते में आते हैं। तो 1 और 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संविदादाता यानी कि बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि जो बैंक साथी होती हैं वो लाभार्थियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धन जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती हैं। तो हमारा ये वाला भी सही है, यानी कि जो बैंक साथी होती हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। अगला आता हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है किस लिए प्रारंभ की गई है। अभी तो इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो परंतु जो पूछा गया था क्वेश्चन हम लोग उसको ही कर रहे हैं। गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर अधिक पर आवास ऋण प्रदान करना। तो आप लोगों को पता होगा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है आवास ऋण के लिए नहीं थी। अगला क्वेश्चन आता है, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायक समूह को प्रोत्साहन करने के लिए। तो स्वयं सहायक समूह को प्रोत्साहन करने के लिए भी नहीं थी हमारी, ये किस लिए थी, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए थे जीरो बैलेंस पे, तो वो उसके बारे में पूछा गया था। तो हमारा डी वाला भी गलत हो जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर घटाया जाए यानी कि ब्याज दर अगर कम हो जाए तो क्या होगा, यानी कि ब्याज दर अगर कम की जाती है इसका मतलब क्या है, जो RBI है सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तरीके से ब्याज दर भी घट जाएंगी। जो बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है उसकी भी वैल्यू एक तरीके से ब्याज दर में कमी होगी।
तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटेगा। तो क्या अर्थव्यवस्था में जो उपभोग व्यय है वो घटेगा क्या, उपभोग व्यय से इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, परंतु देख लेते हैं आगे के। सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, तो इससे भी हमारा कर संग्रह बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था में निवेश ब्याज को बढ़ाएगा, निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब क्या होगा, ब्याज दर घटेगी तो कहीं ना कहीं क्या ऋण लेने वाले लोग जो होंगे वो बढ़ेंगे। अगर ऋण लेने वाले लोग बढ़ गए तो इसका मतलब क्या है, वो निवेश में करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश में व्यय बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में कुल बचत बढ़ेगी, तो बचत तो और कम होगी, क्योंकि ब्याज दर अगर घट जाएगी तो बचत क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता हमारा, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होगा, जो केंद्र सरकार होती है या फिर जो भी राज्य सरकारें होती हैं वो क्या अपने व्यय को, एक होती है योजनागत व्यय, एक होता है हमारा गैर योजनागत व्यय। तो इसमें पूछा गया गैर योजनागत व्यय में कौन सा आता है। रक्षा व्यय हमारा क्या है, एक तरीके से गैर योजनागत व्यय ही है, क्योंकि इसके लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती। और एक तरीके से मतलब कि आप समझ सकते हैं कि रक्षा में क्या तत्काल कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। तो रक्षा व्यय हमारा क्या गैर योजनागत व्यय होता है। ब्याज की अदायगी आप लोग जानते हैं वो भी क्या हमारी कहीं योजना का एक हिस्सा नहीं होता। वेतन एवं पेंशन भी हमारा एक तरीके से क्या होता है, गैर योजनागत व्यय में ही आता है। और उपदान यानी कि जो सब्सिडी होती है वो भी हमारी गैर योजनागत व्यय में ही आती है। इसका मतलब क्या ऑल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा विकल्प है वो छूट गए हैं, तो आप समझ आएंगे क्या इसके सारे के सारे विकल्प यहाँ सही हमारे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या संसूचित करती है। यानी कि कर से जीडीपी अनुपात क्या कहलाता है। तो कर टू जीडीपी रेशियो क्या होता है हमारा, राष्ट्रीय जो आर्थिक वृद्धि दर है धीमी होना। क्या कर से जीडीपी अनुपात कम होना क्या आर्थिक वृद्धि को धीमा बताता है। कर टू जीडीपी अनुपात में कमी आर्थिक समृद्धि को धीमा होना। अगला क्या, राष्ट्रीय आय का कम वितरण। तो वितरण के बारे में तो नहीं बताता, परंतु क्या हमारा एक तरह से आर्थिक समृद्धि दर धीमी होगी, तो क्या होगा हमारा कर टू जीडीपी रेशियो कम होगा। कर टू जीडीपी रेशियो का मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि आपके देश में कितने प्रतिशत लोग जो हैं जीडीपी में एक तरीके से योगदान देते हैं जो कर के जरिए मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एनआईएफ केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्थान है। तो एनआईएफ हमारा क्या है, नेशनल इनोवेशन फंड के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा जी क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं आता है, जी क्या हमारा, तो जी हमारा क्या है, एक तरीके से मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पे। तो आप क्या समझ जाएंगे, जो नेशनल इनोवेशन फंड होता है हमारा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत ही आता है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में क्या आता है हमारा एनआईपी जो है, अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने में एक पहल है। तो हमारा सेकंड वाला गलत हो जाता है इस प्रकार से, और फर्स्ट वाला जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्या इसमें क्या अन्य देशों का कुछ खास भूमिका नहीं है। एक मिनट, तो इसमें क्या मैंने बताया, जो अन्य देश हैं एनआईपी अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से, इसमें विदेशी वैज्ञानिकों का कुछ मतलब कि भाग नहीं है, बस जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा केवल एक ए यानी कि ओनली वन सही होगा। अगला क्या कहते हैं, जो एक तरीके से करंट अफेयर्स का था, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, वर्तमान में इसकी कुछ खास भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नगदी अनुपात यानी कि स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर को 50 अंक कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। यानी कि 50 अंक यदि कम कर देगा, यानी कि एसएलआर को कम कर देगा। मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले के वीडियो में बताया है, अगर एसएलआर हो हमारा, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट, अगर इन सभी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं क्या आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति को एक तरीके से अपनाती है। इससे क्या होगा, ब्याज दरें हमेशा कम होंगी, और जो कि जनता को क्या है सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा। मांग में क्या, मार्केट में क्या होगा, एक तरीके से महंगाई कम होगी, महंगाई एक तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि क्या एक तरीके से पैसा क्या होगा मार्केट में बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा, भारत की जीडीपी विकास प्रबलता से बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रबलता से बढ़ जाएगी। विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे, तो ये भी हमारा एक तरीके से गलत है, क्योंकि
SLR अगर कम हो जाएगा तो इसका डायरेक्टली इस पर कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं इसका है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ब्याज दरें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इससे ब्याज दरें क्या है, प्रबलता में कमी आएगी, तो कमी नहीं आएगी लिक्विडिटी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, कोर बैंकिंग जो हमारी होती है, कोर नहीं, कौन सी, कोर इंडस्ट्री के बारे में बोला है। 8 मूल उद्योग सूचकांक यानी कि जो इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री जो होता है में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण का मतलब सबसे अधिक वेटेज किसको दिया गया है। वैसे तो हमारे क्या एक तरीके से फर्टिलाइजर भी काफ़ी मतलब कि एक तरीके से अच्छा होता है, कोयला उत्पादन है, विद्युत हो गया, इस्पात हो गया। परंतु अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो क्या हमारा इसमें होगा, विद्युत का उत्पादन जो है उसको सबसे अधिक दिया गया था इसमें, बाकी अन्य को क्या बाद में दिया गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, परंतु अगर सभी में अगर 8 में से अगर बात कीजिए तो उसमें क्या रिफाइनरी जो होता है हमारा उसको सबसे पहले है, उसके बाद में हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि विद्युत उत्पादन है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमारा आता है स्टील, और स्टील के बाद में क्या हमारा आता है, स्टील के बाद में कोयला आता है। तो अगर 4 आपको याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला आता है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से कौन निकालता है। आप लोग जानते हैं कि FRP है गन्ने के लिए होता है, वहीं MSP क्या होता है हमारा खाद्यान्न के लिए होता है। तो दोनों को एक तरीके से कौन निकालता है, हमारा आर्थिक मामलों का जो कृषि मामलों का एक तरीके से मंत्री जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो निकालती है। और इसमें सिफारिश कौन करता है, इसमें सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो कृषि लागत और कीमत आयोग जो है सिफारिश पर निकालता कौन है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है वही फाइनली डिसीजन लेती है। पर यहाँ अगर सिफारिश की बात की जाए तो सिफारिश बी वाला हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है, यानी कि भारत में जो कृषि बाजार जो है, भारत में कृषि उत्पादों का जो बाजार है वो कौन नियंत्रित करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत होता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समितियां यानी कि जो हमारी APMC होती हैं वही हमारी क्या करती हैं, जो कृषि उत्पाद होते हैं उसके बाजार के एक तरीके से विनियमित करती हैं। कृषि उत्पाद एक तरीके से श्रेणीवार चिन्हन सूचकांक जो अधिनियम 1937 है ये भी हमारा गलत है। खाद्य आदेश 1956 है ये भी हमारा गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट इंडस्ट्रियल वर्कर निकालता है। तो ये सब कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो ही निकालता है। इस पर भी 2 से 3 बार UPSC ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। आर्थिक कार्य विभाग गलत है, रिजर्व बैंक गलत है, और हमारा कार्मिक प्रशिक्षण विभाग भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य, यानी कि रुपए की जो परिवर्तनीयता होती है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। इससे भी 2 से 3 बार UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग भी क्या इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। रुपए के नोट के बदले सोना प्राप्त करना तो हमारा कहीं परिवर्तनीयता का मतलब होता ही नहीं है। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्ति के द्वारा निर्धारित होने देना, तो ये भी हमारा गलत है। ये हमारे एक तरीके से पूर्ण परिवर्तनीयता का एक तरीके से कहते हैं पूर्ण तरलता की बात करता है कि मतलब कि एक तरीके से ट्रांसफर मतलब कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं का रुपए में परिवर्तनीय करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा करना, मतलब कि एक तरीके से आज्ञा प्रदान करना। भारत में मुद्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो हमारा गलत हो जाता है। तो रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब होता है रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं का रुपए में पूर्ण रूप से परिवर्तन होने के लिए स्वतंत्र रखना। वर्तमान में अभी क्या है, जो कैपिटल अकाउंट है वो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, परंतु चालू अकाउंट अभी नहीं हुआ है। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है, यानी कि जो इस्पात उद्योग है उसमें किसके आयात की अपेक्षा की जाती है। तो कुछ सोरा हमारा होता है वो भी हो सकता है, रॉक फास्फेट हो सकता है वो भी क्या हो सकता है, कोक कारी यानी कि कोकिंग कोयला होता है क्या वो हो सकता है, या फिर सभी हो सकता है। तो देखने में तो आपको लग रहा होगा कि 3 के तीनों सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से सभी होगा, परंतु आपको क्या है इस्पात के बारे में ध्यान रखना है। तो इस्पात में क्या है, कोकिंग कोल जो होता है यानी कि जो कोकिंग कोयला होता है उसको आयात की अपेक्षा होती है, क्योंकि इस्पात को पिघलाने के लिए क्या है कोयले की ही आवश्यकता होगी, बाकी कुछ खास नहीं है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, मौद्रिक नीति के घटक कौन है। तो मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन से हैं, बैंक दर है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, SLR भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और हमारे क्या होता है रिजर्व रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है, और जी MSF होता है,
SDR होता है, बल्कि SDF होता है, परंतु लोक ऋण और लोक राजस्व कभी भी नहीं होता है। तो 1 और 2 हमारा हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। तो क्या लगातार वृद्धि बड़ी होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे तो ये हमारा करंट अफेयर्स का है, इसको हम छोड़ सकते हैं, परंतु हम थोड़ा सा कॉमन सेंस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मतलब कि लगातार बढ़ी हो। पिछले दशक में बाजार कीमत पे, हाँ बाजार कीमत पे ऐसा हो सकता है कि रुपये में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई हो, क्योंकि क्या वास्तविक मूल्य पे तो ऐसा मुश्किल है, परंतु बाजार कीमत पे ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भूमिका नहीं, ये भी हमारे देख सकते हैं गलत हो जाएगा कि कोई भी भूमिका ना हो रिजर्व बैंक की, वो भी तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या। घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मुद्रा की कमी हो जाएगी तो क्या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायक होगा। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन नियंत्रण में कैसे सहायक होगा, जो तो और बढ़ा देगा। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का यानी कि लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल को इस्तेमाल होता है, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। तो ये क्या श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का उदाहरण क्या, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि इससे क्या हमारी प्रौद्योगिकी जो है श्रम को नहीं, एक तरीके से गलत हो जा रहा है यहाँ पे। तो क्या बोला, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रगति, क्या हमारी इसमें श्रम बढ़ेगा, ऐसा क्या इसमें क्या, इसमें तो श्रम की और कमी हो जाएगी, क्योंकि क्या अगर हम लोहे के हलों का यूज़ करेंगे तो इसमें श्रम की कम आवश्यकता होगी। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति यानी कि यहाँ पे क्या हमारी पूंजी बढ़ेगी, क्योंकि लकड़ी की जगह पे आप अगर लोहे का हल का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पूंजी बढ़ानी पड़ेगी। पूंजी घटाने वाला नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी गलत हो जाता है। तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात भी की थी, तो आप लोगों को समझ जाएंगे तुरंत से ही। राजस्व व्यय में कमी लाना, तो हाँ बिल्कुल सही है, अगर कमी लाएंगे व्यय में तो आपका कहीं ना कहीं उससे मदद मिलेगी। नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना, आप समझ सकते हैं अगर नई योजना आरंभ करेंगे तो इससे हमारे घाटे में कमी होगी या फिर बढ़ेगा, तो इससे उल्टा हो जाएगा प्रभाव। तो हमारे पास 50-50 आ चुका है। सब्सिडी को युक्तिकरण करना यानी कि सब्सिडी को थोड़ा सा सही करना, तो सही हो जाएगा हमारे, यानी कि कम या फिर ज़्यादा, जहाँ पे कम करना है वहाँ पे कम करना, जहाँ पे आवश्यक हो केवल वहीं पे इस्तेमाल करना, तो हमारा 3 भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर मिल चुका है हमें 1 और 3। उद्योगों का विस्तार से भी हमें क्या पैसे की आवश्यकता होगी, जो कि घाटे को बढ़ाएगा। इस प्रकार से राजस्व व्यय में कमी करना और घाटे जो एक तरीके से सब्सिडी है उसका युक्तिकरण करना। निम्नलिखित में से कौन सा से वह या वे सूचक हैं जिनका IFPR द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में उपयोग करती है। सीधी सी बात यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है, उसमें कौन कौन से इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। शिशु मृत्यु दर होती है क्या, बिल्कुल होती है। शिशु वृद्धि रोधन होता है क्या, वो भी होता है। अल्प पोषण होता है क्या, हाँ वो भी होता है। 1, 2 और 3। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि बैलेंस भुगतान बैंक जो होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं, उसके बारे में बात पूछी गई है। तो पेमेंट बैंक के बारे में कौन सी बात जो है सही है। जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। यानी कि जिन भी मोबाइल टेलीफोन कंपनियां हैं वो जो सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, यानी कि जो भारतीय व्यक्ति के पास है, वे बैलेंस जो पेमेंट बैंक है उसको खोल सकते हैं, तो सही हमारा है। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, तो आपको पता होगा दोनों नहीं जारी कर सकते हमारे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो क्रेडिट कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं ऋण के रूप में होता है, तो क्रेडिट कार्ड को जारी नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड को जारी कर सकते हैं, क्योंकि जो पेमेंट बैंक होती है उन्हें ऋण देने की एक तरीके से अनुमति नहीं होती है। भुगतान बैंक का ऋण देने का कार्यकलाप नहीं कर सकते। देखो ना, तीसरा अपने आप में ही दूसरे का एग्जाम्पल दे रहा है, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। साल दर साल घाटे का बजट क्या कह रहा है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व व्यय में कमी करना बिल्कुल सही है। कल्याणकारी योजनाओं की प्रवृत्ति एक तरीके से योजना को प्रारंभ करना, तो हम लोगों ने
अभी जस्ट इसको सॉल्व भी किया था, गलत है। और ये युक्ति संगत करना है किसको, सब्सिडी को। 1 और 2, 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला IFC मसाला बॉन्ड जो है, IFC मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC जो होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है वह बैंक की एक शाखा है। यानी जो हमारा IFC है जो हमारा, वो क्या हमारा एक तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक तरीके से संस्था या फिर शाखा के रूप में है। तो आपको पता होगा जो वर्ल्ड बैंक होता है उसमें 5 बैंकें होती हैं। एक हमारा होता है वर्ल्ड बैंक, एक IMF, एक IFC, एक होता है IDBI, एक तरीके से IFSC, जो मतलब कि 5 कुल मिला के उसमें बैंकें हो जाती हैं। एक होता है मिगा। तो इस प्रकार से हमारी टोटल 5 बैंकें हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या हमारी विश्व बैंक की ही संस्था है। ये रुपए अंकित मूल्य के वाले बॉन्डों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र वाले क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत है। तो हमारा 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं। तो ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स ये किसके लिए, WTO के एक तरीके से सब्सिडी वाले एक तरीके से टर्म है। तो आप इसको समझ सकते हैं। और आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार द्वारा पूंजी बजट में शामिल किया है, यानी कि पूंजीगत जो बजट होता है उसमें शामिल किया जाता है। तो पूंजी बजट में कौन कौन सा आता है, सड़क, इमारत, मशीन आदि जैसी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पर व्यय। तो बिल्कुल सही बात है। और यानी कि पूंजी बजट क्या होता है हमारा, जिसमें क्या होता है हमारी पूंजी सर्जित होती है या फिर ऋण की देयता कम होती है, उसे पूंजीगत बजट के रूप में शामिल करते हैं। और वहीं जो राजस्व बजट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारी क्या होती है, एक तरीके से दायित्व का बढ़ता है या फिर संपत्ति की कमी होती है, उसमें क्या कहते हैं, राजस्व व्यय के रूप में मानते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। सड़क एवं इमारत का निर्माण होना कहीं ना कहीं पूंजीगत बजट में आएगा। विदेशी सरकार से प्राप्त ऋण हमेशा मैंने आपको बताया क्या कैपिटल में आएगा। तो ऋण भी हमारा क्या है, कैपिटल में ही आता है। तो दूसरा वाला भी हमारा एक तरीके से सही हो जाता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान एवं ऋण, ये भी हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट में ही आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 3 के तीनों सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कहा आज के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।